सब कह रहे हैं कि फौज की अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए और जो अंदर से कुंठित हैं, जो शोषक जनभावना के हैं, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि किसान का बेटा शरद पे भी मर जाए तो वहीं दफना दीजिए और इनको तनख्वाह भी देना बंद कर दीजिए। वो लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना आए और वही लोग लाए। अच्छा, जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तब जाकर के उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमारे पास वो अधिकार है कि जो हम अपने गांव घरों में देखते हैं कि फौजियों की सिर्फ टोपी बेल्ट आती है, हम उनकी पार्थिव शरीर को घर भिजवाने की व्यवस्था करें। तो मेरा सवाल ये है कि दसों तक आखिर सरकारें क्यों इस पे चुप रही? क्या फौजी का कोई मर्म नहीं? जो देश के लिए शहीद होता है उसका कोई सम्मान नहीं, उसके बाल बच्चे नहीं, उसकी धर्मपत्नी नहीं, उसके माता पिता नहीं, उनका कोई तकलीफ और दर्द नहीं? दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी अग्रणी भूमिका देश के फौजियों की होती है। लेकिन आज देश की फौज को और देश के फौजियों को और शहीदों को पॉलिटिकल राजनीति में घसीटा जा रहा है। रेजांगला का युद्ध हुआ जिसमें जहां तक मेरी जानकारी में है कि ज्यादातर यादवों की संख्या थी और यहाँ एक चीज और भी सामने आती है कि बिना हथियार उनके पास राइफलें, उनके पास एमनिशन कम पड़ गया था। तो जो जानकारी मिलती है कि उसमें मेजर शैतान सिंह थे जिन्होंने चाइना वाले जो सिपाही थे उनको पत्थर पे पटक पटक के मारा था। आज उस पर राजनीति हो रही है देश पे। मेरे साथ सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दा है, क्यों ये सब चीज जो है सैनिकों के साथ, क्योंकि सैनिक तो एक ऐसा है जो देश की सुरक्षा की बात होनी चाहिए लेकिन सैनिकों को राजनीति में घसीटा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये हमारे मानवता का स्वभाव है। जिसको तकलीफ होगी वही उसकी दवाई पट्टी कराएगा और ये यथार्थ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हुआ क्या है कि इस देश में लंबे दौर तक किसानों को देश की साधन संसाधनों पे हक मिलने में समय लगा। जो जहां पहुंचा उसने मदद किया। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तब जाकर के उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमारे पास वो अधिकार है कि जो हम अपने गांव घरों में देखते हैं कि फौजियों की सिर्फ टोपी बेल्ट आती है, हम उनकी पार्थिव शरीर को घर भिजवाने की व्यवस्था करें। तो मेरा सवाल ये है कि दशकों तक आखिर सरकारें क्यों इस पे चुप रही? क्या फौजी का कोई मर्म नहीं? जो देश के लिए शहीद होता है उसका कोई सम्मान नहीं, उसके बाल बच्चे नहीं, उसकी धर्मपत्नी नहीं, उसके माता पिता नहीं, उनका कोई तकलीफ और दर्द नहीं? तो जब बाबा साहब ने बोला है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबका एक वोट, तो मानवता के नाते शहीद का सम्मान भी एक दर्जा वाला सम्मान है जो देश ने देना चाहिए। उन्होंने आदेश तुरंत पारित कराया कि कोई भी शहीद होगा चाहे किसी भी तरीके की व्यवस्था से जाए, हवाई जहाज से जाए, पानी के जहाज से जाए, ट्रेन से जाए, ट्रक से जाए, लेकिन जो भी देश का बेटा शहीद होगा वो अपनी अंतिम यात्रा अपनी धैर्य से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मिलकर शुरू करेगा और उनके भरण पोषण की उत्तम व्यवस्था हो। सैनिकों की, जो किसान बुढ़ापे में रात की सर्दी में अपने खेत में पानी लगाता है, सोचता है मेरा लड़का जवान होगा तो मेरे ये दर्द करते घुटनों की व्यवस्था होगी और जवान लड़का खेत पे काम करेगा, लेकिन वो खेत पे काम कराने की जगह उसको सरहद पर भेज देता है। मुझे लगता है ये सर्वोच्च त्याग है देश में, जब एक किसान अपने जवान बेटे को भेजता है, और ये सर्वोच्च बलिदान है कि वो बेटा वहां सरहद पे मारा जाता है और उसका पार्थिव शरीर आता है। इसीलिए जय जवान और जय किसान की बात कभी की गई थी, लेकिन उसको मजबूती देने की जरूरत थी। तो नेताजी ने फिर कमीशन जब बैठा उसमें तनख्वाहें बढ़वाई और एक मांग अधूरी रह गई अहीर रेजिमेंट की, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कहते हैं कि अगर कोई समाज आगे बढ़ता है, आगे आता है और कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूं और जरूरत पड़े तो मैं देश के लिए मरना चाहता हूं, तो वो चाहे कोई भी समाज हो, 142 करोड़ के बीच में अगर कोई भी समाज आगे आता है तो उसकी एक इच्छा तो कम से कम केंद्रीय सरकार पूरी कर सकती है कि उनको मरने के लिए उनका बिल्ला और कंधे पे टाइटल लगाने के लिए दे दे कि आप अपने समाज की रेजिमेंट बनाइए और देश की हिफाजत के लिए लड़िए। अच्छा, अहिर रेजिमेंट की लगातार जो है चैनलों पे चूंकि हर जगह चर्चा रहती है और मांग भी चल रही है और यादव लीडर बड़े बड़े जो है, चूंकि सामाजिक लीडर तो मुझे लग रहा है कि पीछे से अब जो भी हो तो आप ही लोग बताएंगे, मांग हो रही है। तो क्या अहिर रेजिमेंट बनेगी और क्यों इसमें जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं? अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समाजवादी पार्टी लगातार 2017 से हर मैनिफेस्टो में इसको लेके आती रही है और बोला है कि जब भी हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी तो हम इसको सुनिश्चित कराएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आह्वान भी किया है कि कोई भी समाज अगर देश सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसको भी रेजिमेंट की मांग करनी चाहिए। हम उसके साथ हैं और हम सरकार से अपील करेंगे कि हर समाज की जो मांगता है उसको रेजिमेंट मिलना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रहा है, ये एक राजनीतिक सवाल है। इसका राजनीतिक ही जवाब भी है क्योंकि इसके कारण भी राजनीतिक है। अब आप देख लीजिए, जो दक्षिण पंथ की जो सोच और विचार है वो मनु की व्यवस्था है और मनु की व्यवस्था में सबसे पहले हमारे धर्म को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कोई मुख से पैदा होता है, कोई पैर से पैदा होता है। उनका मानना है जो पैर से पैदा होता है वो मुख से पैदा होने वाले के साथ नहीं बैठ सकता है। जब वो इस व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो आप जानते हैं उनके पास साधन संसाधन और मैन पावर है, वो हर चीज का जमीनी सर्वे कर लेते हैं। उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि अधिकांश पीडीए समाज का बच्चा देश की सेवा के लिए फौज में, पुलिस में, बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस करने जाता है
है। और अगर ये जीवित आते हैं तो इनके पास इतना सम्मानपूर्ण पैसा होता है, पक्का मकान बना लेते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, माता पिता की सेवा कर लेते हैं और अगली पीढ़ी को इतना मजबूत करके इस धरा से जाते हैं कि वो अपने हक अधिकार की बात करने लगता है। अगर ये चलन लगातार रहा तो पीढ़ी समाज में बहुत से परिवार सक्षम हो जाएंगे, जिनका पेट भरा होगा, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो वो ये सवाल करने लगेंगे कि जब देश में 100 का बंटवारा है तो 100 के बीच में बंटना चाहिए। ऐसा क्यों है कि 10% के पास 90% संसाधन है और 90% आबादी के पास सिर्फ 10% संसाधन है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि अगर ये गरीबी गुर्बत में रहेंगे तो ये रोटी की लड़ाई में फंसे रहेंगे, हक अधिकार की लड़ाई पीछे छूट जाएगी। अच्छा, एक अग्निवीर योजना थी, क्या ऐसा तो नहीं है कि गरीब गुरबे और किसान जो आपका निचला तबका कह लीजिए, उनको रोकने के लिए अग्निवीर बनाई गई है? अग्निवीर का मतलब क्या है? अग्निवीर का मोटा मोटा राजनीतिक मकसद था और राजनीतिक मकसद यही है कि जो 90% किसान समाज अपने बच्चों को सेवा में भेजता है और कहीं ना कहीं उनकी सेवा की वजह से परिवार में जागृति आती है, मजबूती आती है, वो उनकी व्यवस्था के लिए घातक हो रहा है। लगातार समाज में हक अधिकार के प्रति जागृति आ रही है, लोग आंदोलित हो रहे हैं और देश के हर कोने, सुदूर कोने तक से ये आवाज आने लगी है कि जातिवार जनगणना कराइए और गिनती और संख्या के हिसाब से सबको हिस्सा दीजिए। तो जो पुराना शोषक वर्ग है, जो प्रभुत्ववादी हैं, जो सामंतवादी हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए बहुत तसल्ली से ये सोचा कि जहां से इनका डीजल पेट्रोल आ रहा है वो बंद कर दीजिए, गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। तो अग्निवीर व्यवस्था कहीं ना कहीं गरीब गुरबा, किसान, जवान, पीढ़ी समाज जो देश के लिए अपने नौजवान बालक शहादत होने तक के लिए भेजता है, उनका रास्ता बंद करने का माध्यम। अच्छा, आपने एक मनु की बात कर दी। वैसे मैं इस चर्चे पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मनु की जब बात करती तो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने एक जाति विशेष पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक रोक लगाई थी कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। अगर मनु के बारे में पढ़े होंगे तो ये भी आप पढ़े होंगे, तो उनको जज पे रोक लगी थी। तो क्या वही लोग आज जो है आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, सत्य है? देखिए ऐसा है, मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं थोड़ा इस पे विस्तारित जवाब देना चाहूंगा। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो वो रूह से, आत्मा से, शरीर से समाजवादी प्रकृति का होता है। ना उसका कोई नाम होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है। ये समाज है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये परिवार है, ये माता पिता हैं जो उसका जाति धर्म तय करते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी विचारधारा तय करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे हर समाज में, जरूरी नहीं कि जैसे जैसे बड़े हों तो अपने परिवार और अपने समाज की दी हुई विचारधारा पे पूरी तरीके से सहमत हो। इसीलिए आप पाएंगे चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, समाजवादी आपको हर जगह मिलेगा। तो जब आप ये देखते हैं कि कोई शोषक है, कोई प्रभुत्ववादी है, कोई अगर आपको दबाने को चलने वाला है, तो ये पैटर्न आपको लगभग हर समाज में मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा। भले लोग आपको सब जगह मिलेंगे, किसी समाज में कम मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो ये मानते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, हर आदमी की कुशलता का सम्मान होना चाहिए, वो समाजवादी है। जो समाजवादी है वो सब कह रहे हैं कि फौज की अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए। और जो अंदर से कुंठित हैं, जो शोषक जनभावना के हैं, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि किसान का बेटा सरहद पे भी मर जाए तो वहीं दफना दीजिए और इनको तनख्वाह भी देना बंद कर दीजिए। वो लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना आए और वही लोग लाए हैं। अच्छा, देश चूंकि राजनीति को जो है जो देश की सुरक्षा में लेके जाना, जैसे फौज के साथ पॉलिटिकल मामला नहीं जुड़ना चाहिए। तो आप लोग तो यहाँ जितने भी हैं सब पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो क्या मानते हैं कि ये सरकार क्या चाह रही है, देश की सुरक्षा के लिए घातक नहीं है? अंग्रेजी में एक फौज में हम लोग ये कहावत यूज करते हैं कि इंडियन आर्मी इज द लास्ट सीटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जब देश में गृह युद्ध की स्थितियां भी हो जाएंगी और जब ये लगेगा कि कोई बचा नहीं है जो अब देश संभाल सके, तो सेना स्वतः संभाल लेगी। इसलिए सेना के जो मूल्य हैं इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा का आखिरी किला है। अब आप बताइए कि जो सुरक्षा का आखिरी किला हो उसको संरक्षित करने का दामोदार जिम्मेवारी क्या हर नागरिक की देश की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, नागरिक होनी चाहिए, सरकारें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय सेना में सेवारत किसी भी फौजी साथी को और फौज को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और जो सेवारत हैं उनकी जो जरूरतें हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सेना के जो बेसिक जो संवैधानिक अधिकार हमको मिलते हैं, एक फौजी के पास वो अधिकार नहीं होते हैं। वो कोई यूनियन नहीं बना सकता है, वो कोई मांग नहीं कर सकता है। एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है। तो जो पूर्व सैनिक हैं उनके कंधों पर यह नैतिक जिम्मेवारी आती है कि फौज में कोई भी कमी पेशी कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से अगर तैयार की जा रही है तो ये पूर्व सैनिकों का दायित्व है कि सेवारत सैनिकों के उस दर्द को जनमानस के बीच में लेके जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट से सरकारें बदलती हैं और वोट से ही सब फैसले होते हैं। तो पूर्व सैनिक ये दायित्व निभाते हैं कि सेना का, सैनिक का जो भी दर्द हो
वो पूर्व सैनिक की जुबान से जनता के बीच में जाना चाहिए। अच्छा, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये भले ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, जो आप देख रहे हैं पूर्व सैनिक भले ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, लेकिन एक भी शब्द इन्होंने राजनीतिक भाषा की कहीं बात नहीं की। फिलहाल आप लोगों ने जो देखा, रिजांगला पे लगातार राजनीति हो रही है, फौजियों पे राजनीति हो रही है। आपका कमेंट क्या है, आपका जवाब क्या होगा, आप कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।